हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और बेहतर होंगे। ठीक है। तो इस कोरोना के काल में आप पढ़ाई करते रहिए। ये आपको एक मौका है, ये एक आपको स्टडी करने का बहुत अच्छा अवसर है कि आप घर पे पढ़ाई करें। ठीक है, तो हम लोग हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। पेट का भी आ गया है, ऑनलाइन का सिस्टम है ना। पेट में पॉलिटी 5 नंबर की है, राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान 5 नंबर का। तो आप अगर पॉलिटी बस अभी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी, आपके 5 नंबर पक्के हैं। 5 नंबर, आपको संविधान से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर पक्के हैं। अगर आपने हमसे बेहतर तरीके से पढ़ा है तो 5 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं होगा। बाकी विषय आप देख लीजिए। ठीक है, जीके के जो भी विषय बचे हैं कंप्लीट करवाएंगे, पर एक एक करके। तो यहाँ से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी हो जाएंगे, जो कुछ और टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय पर चर्चा हो रही थी। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का गठन पढ़ लिया, क्षेत्राधिकार पढ़ लिए, न्यायाधीश पढ़ लिए, वेतन भत्ता शपथ सब कुछ पढ़ा। अब हाई कोर्ट चल रहा है। कल भी पढ़ाया था हाई कोर्ट, और आज भी हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय, कल हाई कोर्ट के गठन की बात कर ली थी कि भारत में एक हाई कोर्ट होगा, है ना। भारत में जो हाई कोर्ट होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। अनुच्छेदों की 2-3 अनुच्छेदों की पर चर्चा की थी। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की पर चर्चा कर ली। मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सामान्यतः अदालतों में मुख्य और अन्य न्यायाधीश ही होते हैं। कभी 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 क्या होता है कि जब मुख्य अन्य न्यायाधीश अब्सेंट हो जाएं, तो उन न्यायाधीशों की जगह को भरने के लिए हमारे संविधान ने उनके पद को भरने के लिए कई न्यायाधीशों की व्यवस्था की है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश पढ़े थे, प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश हम लोग पढ़ चुके। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसकी परामर्श लेगा? अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसकी परामर्श लेगा? सब कुछ कल पढ़ा है। आज उन न्यायाधीशों की योग्यता पर चर्चा होगी कि अगर हाई कोर्ट का कोई व्यक्ति न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है, कुछ भी, है ना, या तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। सामान्यतः 2 ही प्रकार के न्यायाधीश की व्यवस्था है, या मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता अगर पढ़नी है तो आपको अनुच्छेद जानना है। अनुच्छेद 217 का खंड 2, आर्टिकल 217 का खंड 2 को समझना होगा। अगर खंड 2 समझ लिया तो समझ जाओगे कि उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है। तो देख लो, पहली योग्यता वही है, अगर आपको भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनना है तो पहली शर्त क्या है? योग्यता की पहली शर्त है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। वो है भारत का नागरिक हो, पहली शर्त। ये तो हमने सब में पढ़ा है, ये कॉमन बात है। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब बताया था, संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया तब भी बताया था, उपराष्ट्रपति पढ़ाया। भारत में जितने भी भार साधक पद हैं, जितने भी जिम्मेदारी भरे पद हैं, उनमें एक शर्त है संविधान में कि वह भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी आकर भारत में नहीं बैठेगा। भारत में कोई विदेशी
के भारत में शासन नहीं करेगा, भुगत चुका है। भारत इस बात से परिचित है कि जब विदेशी शक्तियां भारत पर प्रभावी हो जाती हैं तो क्या हालत होती है। भारत पर नहीं, जब दूसरे देश की शक्तियां किसी दूसरे देश पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं तो उस प्रभाव का दुरुपयोग होता है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो भारत का शोषण करना शुरू किया। इसलिए यह शर्त बनाई जाती है योग्यता में, भारत के लिए शर्त यह है कि भारत में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या हाई कोर्ट का अगर कोई व्यक्ति है, कोई विदेशी नहीं आएगा। ऐसा नहीं अमेरिका का, चीन का, ब्रिटेन का कहीं का आके और भारत में आके हाई कोर्ट का जज बन जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात बताई थी, हाई कोर्ट में यही बात लागू होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त ये है। और दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि वह व्यक्ति कौन, वह व्यक्ति का मतलब है जो हाई कोर्ट का मुख्य अन्य न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसके पास और क्या होना चाहिए, से और क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं। तो दूसरी शर्त है वह वह व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, कम से कम कोष्टक में लिख लेना, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। दूसरी शर्त क्या है कि नागरिक तो हो ही, नागरिक तो होना ही है, ये तो अनिवार्य है, ये कंपलसरी है, ये नेसेसरी है। लेकिन उसके साथ योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत के जो राज्य हैं, और हाईकोर्ट राज्यों में ही होगा। हम भले ही ना कहते कि भारत के किसी राज्य के हाई कोर्ट, हम कहते भारत के हाई कोर्ट में, तो तब भी चलता, क्योंकि आपको तो इतना बात पता है, आपको तो इतनी कॉमन सेंस हो चुकी है कि हाई कोर्ट राज्यों का ही होता है। तो भारत के किसी राज्य के हाई कोर्ट में 10 वर्ष कम से कम अधिवक्ता रहा हो, अर्थात वकील के पद पर कार्य किया हो, 10 वर्ष का अनुभव हो। ऐसा नहीं सीधे आए और नींद में उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जज बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष उसने वकील के रूप में कार्य किया हो। और कहां पे कार्य किया हो, किसी भारत के हाई कोर्ट में, किसी जिला न्यायालय में नहीं, हाई कोर्ट में ही, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे उस हाई कोर्ट में भी जिस हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश बनने वाला है, उस हाई कोर्ट में भी वकील रहा हो तब भी चलेगा, पर कम से कम 10 वर्ष उसने वकील पर कार्य किया हो। अगली शर्त क्या है, अगली शर्त है कि वह किसी अधीनस्थ न्यायालय, वह किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या उसके समकक्ष, अधीनस्थ न्यायालय या उसके समकक्ष न्यायालय, या उसके समकक्ष न्यायालय में कम से कम, यहां भी लिखना है कोष्टक में, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो। ये शर्त या में है, या में, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 217 का 2 खंड कहता है कि हाई कोर्ट के का अगर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनना है तो आपको अनुच्छेद 217 के खंड 2 की बातें पूरी करनी होंगी। कौन कौन सी, और आपको भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो नागरिकता धारण करिए। और दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, इन दो में से चाहे मुख्य चाहे अन्य, तो वह व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में लगभग कम से कम 10 वर्ष
वकील के रूप में रहा हो, वकील के रूप में उसने कार्य किया हो कम से कम 10, अधिक से अधिक कितना, मिनिमम 10। और या फिर या का मतलब है या ये शर्त या ये, ठीक है, दोनों हो तब भी चलेगा, अगर दोनों नहीं है तो ये जरूरी है या ये, लेकिन ये दोनों के साथ रही, भारत का नागरिक तो ये अनिवार्य है, उसके साथ या ये शर्त हो या ये वाली, या 10 वर्ष वकील रहा हो, या 10 वर्ष किसी अधीनस्थ न्यायालय में या उसके समकक्ष न्यायालय में 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो। अब समझ लो सर जी ये क्या बात हुई, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, उसके समकक्ष न्यायालय क्या है, ये बात थोड़ा समझ लो। हमारे यहां न्यायपालिका की व्यवस्था 3 रूपों में, मुख्यतः 3 रूपों में देखने को मिलती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उससे छोटा है हाई कोर्ट, और उससे छोटा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ध्यान से मेरी बात सुनना, इन बातों से परिचित हो तुम। अधीनस्थ का मतलब क्या है, अधीन का मतलब है अंडर, अधीन का मतलब होता है नीचे। जब कोई अदालत किसी अदालत के नीचे कार्य करती है तो वो अदालत उसकी अधीनस्थ अदालत कहलाती है। जरा हमें बताओ सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ अदालत कौन है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना अधीनस्थ अदालत। सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ अदालत हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम कौन करता है, अधीनस्थ का मतलब तो ये होता है नीचे, है ना, अंग्रेजी में अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे दोनों काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ अदालतें कौन है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट की अधीनस्थ अदालत कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ आई। अधीनस्थ या समकक्ष, इस बात को भी समझ लो, समकक्ष, समकक्ष का मतलब होता है उसी के बराबर, या अधीनस्थ या उसी के बराबर, अर्थात वह किसी अधीनस्थ न्यायालय में, अर्थात हाई कोर्ट की बात है तो अधीनस्थ का मतलब तुम जरा न्यायालय समझना, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं और हाई कोर्ट में अगर अधीनस्थ न्यायालय शब्द प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब यह हुआ है कि जिला न्यायालय। जिला न्यायालय लिखा नहीं है उन्होंने, ध्यान से सुनना, अधीनस्थ न्यायालय लिख दिया है, अर्थात इसका मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हाई कोर्ट से छोटी अदालत, अर्थात जिला न्यायालय, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय, या उसके समकक्ष। उसके समकक्ष का मतलब है जिला न्यायालय के बराबर, समकक्ष का मतलब होता है बराबर, एक ही बात है, जिला न्यायालय के बराबर। उसमें 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर, न्यायिक का मतलब है जज, जज के पद पर कम से कम 10 वर्ष उसने कार्य किया हो। मतलब यह है कि हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है तो अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के लिए कौन है, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष जज के रूप में कार्य किया हो, न्यायाधीश रहा हो, जिला न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, तब वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए काबिल है, योग्य है, अनुच्छेद 217 का 2। क्लियर है बात है। एक बार फिर रिपीट करे दे रहे, देखो ध्यान से, हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है, चाहे मुख्य चाहे अन्य, तो 217 के 2 की योग्यताएं सुनिए। योग्यता अनुच्छेद 217 के खंड 2 में निहित है। अनुच्छेद 217 का 2 कहता है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी नहीं। अगली बात कि भारत की नागरिक होने के साथ साथ वह व्यक्ति भारत के किसी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष वकील के रूप में कार्य कर रहा हो। अगर वकील के रूप में कार्य नहीं किया है तो या लगा है, या लगा दिया है। वकील के रूप में कार्य नहीं किया तो या उसने किस रूप में कार्य किया हो, या वह किसी अधीनस्थ न्यायालय में, अर्थात किसी जिला न्यायालय में या उसके समान न्यायालय में, उसके समकक्ष न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष जज के रूप में कार्य किया हो।
10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद का मतलब है जज के रूप में रहा हो, अगर ये योग्यताएं उसमें हैं तो वह न्यायाधीश बनने के काबिल है। न्यायाधीश बन नहीं जाएगा, काबिल हुआ है, अभी बनने की संभावना है। अब वह न्यायाधीश के लिए उसके चांस हैं कि हाँ फॉर्म और भर सकता है। जैसे हमने आपसे कहा कि आज क्या हुआ, पैट आया, पैट की आगे की फॉर्म पढ़ेंगे और पैट होगा। मान लो अभी पैट दरोगा में नहीं है अनिवार्य, कभी कर दे पैट, मान लो कर दे कि आप ये पैट का एग्जाम क्लियर करोगे तब यूपीएसआई बन पाओगे, कभी ऐसा हो जाए तो अब जरा बताओ, क्या आपने पैट क्लियर कर लिया तो तभी तो यूपीएसआई का फॉर्म डालने के लायक हो पाओगे? अगर ऐसी अनिवार्यता हुई कि पैट होगा तो यूपीएसआई का फॉर्म डाल पाओगे। तो पैट पास योग्यता मांगी है, पैट पास करोगे तभी यूपीएसआई फॉर्म डाल पाओगे। तो इसका मतलब कभी ये नहीं हुआ कि तुमने पैट कर लिया तो तुम दरोगा बन गए, नहीं, अभी तो हम पैट क्वालिफाई करके योग्य हुए हैं, दरोगा बनने के लायक हुए हैं, हम फॉर्म डाल सकते हैं, अभी बने नहीं हैं। वैसे ही ये जो योग्यताएं हैं, अभी आप न्यायाधीश के योग्य हुए हो, न्यायाधीश बने नहीं हो, अब योग्यता हो गई है, अब आपकी जो आगे की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। तो राष्ट्रपति की नजर आप पे रहेगी कि आपके पास ये योग्यताएं हैं, ये सर्टिफिकेट हैं आपके पास, तो इस बंदे को देखें, इस व्यक्ति को हम नियुक्त कर सकते हैं या ना, वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, लेकिन ये योग्यताएं अनिवार्य हैं। अगली बात सुनिए, एक और पॉइंट आता है, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बात पढ़ाई थी कि राष्ट्रपति की चौथी शर्त, योग्यता में चौथी शर्त क्या पढ़ाई थी कि राष्ट्रपति की नजर में या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता का मतलब राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो, ऐसा व्यक्ति कोई है तो वह भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में ये वाली योग्यता की शर्त लागू नहीं होती। न ही राष्ट्रपति की राय में कोई कानून का जानकार व्यक्ति हो तो वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता की शर्त नहीं है, ना ही राज्यपाल के। यहां पर कानून के जानकार के व्यक्ति की योग्यता की शर्त दी ही नहीं गई, यहां ये शर्त समाप्त है। तो पूछा जाता है प्रश्न, क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनना है तो क्या राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति कानून का जानकार है तो वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है? नहीं। कानून, राष्ट्रपति की राय में कानून का जानकार व्यक्ति तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है, हाई कोर्ट का नहीं। हाई कोर्ट के लिए शर्त लागू नहीं होती, ये तीन ही शर्तें हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाएं हम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया है, ओके। उम्मीद करते योग्यता समझ आई होगी। अगला पॉइंट जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और क्लास समाप्त करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला अनुच्छेद। अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल। भाई एक बार ये न्यायाधीश बन गए तो कब तक बने रहेंगे? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 217 के खंड 3 में निहित है। अनुच्छेद 217 के खंड 3 में इनका कार्यकाल है। अनुच्छेद 217 का खंड 3 कहता है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश,
इनका जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष तक अपने पद पर बैठे रहेंगे। 62 वर्ष तक। एक बार कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश न्यायाधीश बन जाता है तो 62 वर्ष की उम्र तक बैठा रहेगा। पहले ये उम्र 62 वर्ष नहीं थी, पहले ये उम्र 60 वर्ष थी, बाद में 62 वर्ष की गई है। बाद में पहले 60 वर्ष थी, तो 60 से 62 वर्ष कब की गई? संविधान में एक संशोधन हुआ था, 15वां संविधान संशोधन 1963, और जो न्यायाधीशों की उम्र है वो 60 से 62 वर्ष की गई। 62 वर्ष की उम्र तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर बैठे रहेंगे। बासठ वर्ष की। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में सुनिए। अगला पॉइंट नोट में लिखना है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं, इनके न्यूनतम आयु की परिचर्चा संविधान में नहीं की गई। इनकी न्यूनतम आयु की परिचर्चा, न्यूनतम आयु की परिचर्चा संविधान में नहीं है। संविधान इस बात पर मौन है कि इनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। कम से, जैसे राष्ट्रपति में पढ़ा है, राष्ट्रपति की कम से कम उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, लोकसभा सदस्यों की 25 वर्ष पढ़ा है। ऐसे ही न्यायाधीश की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, इस बात पर संविधान मौन है। हाँ, अधिक से अधिकतम उम्र पर संविधान कहता है अधिकतम 65 वर्ष तक हाई कोर्ट का कोई व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र तक वह अपने पद पर बैठा रहेगा, पद धारण कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए इसी में, इसको हम पहला पॉइंट डाल लेंगे, इसको दूसरा, अब तीसरा पॉइंट देखिए। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर इन्हें कभी हटाना हो तो हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वैसी ही प्रक्रिया है। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश उसी प्रक्रिया से हटाए जाएंगे जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटाने की जो प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश हटाए जाएंगे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है किस प्रक्रिया के तहत हटता था? अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया। अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हटते थे। अर्थात इसका मतलब यह भी हुआ कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो भी अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया से हटेंगे, इसी अनुच्छेद के तहत हटेंगे, इसी प्रक्रिया के तहत हटेंगे। क्लियर है बातें? बात उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 217 के 3 में निहित है। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल वह अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकते हैं। पहले ये उम्र 60 वर्ष थी, 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, इनकी उम्र सीमा 2 वर्ष में वृद्धि कर दी गई, अब इनकी उम्र सीमा 62 वर्ष कर दी गई। हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं इनकी न्यूनतम आयु की परिचर्चा संविधान में नहीं है। संविधान इस बात पर मौन है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, संविधान कुछ नहीं कहता। अगला पॉइंट है कि हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों को, इसी अनुच्छेद में यह बात है, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता था वैसे ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। अर्थात अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाया जाएंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाए जाते थे। क्लियर है बात? ओके, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके।
इनके थोड़े वेतन भत्ते की पर चर्चा कर लें। अब थोड़ा वेतन की बात कर लें। वेतन, वेतन वैसे छेद में है पर पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो जरा बताओ कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता कितना है? वेतन और भत्ता, वेतन और भत्ता ऐसे लिखेंगे। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन अलग अलग है संविधान में। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए है। किसी भी राज्य का अगर हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश है तो उसे वेतन 2,50,000 रुपए मिलेगा, और अन्य न्यायाधीश है तो उसे वेतन 2,25,000 रुपए मिलेगा। 2,25,000 रुपए, 2,25,000। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर आधारित है। ध्यान से सुनना, भारत की संचित निधि पर। इनका जो वेतन भत्ता है वो भारत की संचित निधि पर, संचित निधि पर आधारित है। कभी क्वेश्चन ये मत कर देना कि उच्च न्यायालय है राज्य का तो राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ता मिलेगा, नहीं, भारत की संचित निधि से। हाँ, नोट में एक बात लिख लेना कि हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश को, नोट में एक बात लिख लेना जो पूछी जाती है, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों को जो पेंशन दी जाती है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। राज्य की संचित निधि, राज्य की निधि से वेतन मिलती है, लेकिन वेतन और भत्ता कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से। ध्यान रहे, वेतन भत्ता और पेंशन में अंतर है। जब कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी के दौरान जब तनख्वाह मिलती है तो उसे वेतन और भत्ता कहा जाता है। जैसे आप अभी दरोगा बन के जाओगे, है ना, पुलिस कांस्टेबल बन के जाओगे, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, तो आपको जो सैलरी मिल रही है, ड्यूटी कर रहे हो, सैलरी मिल रही, तो संविधान के अनुसार वेतन और भत्ता मिल रहा है। ड्यूटी कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा दिए गए पैसे वेतन और भत्ता कहलाते हैं। पेंशन क्या होती है? जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त, जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आपकी नौकरी समाप्त हो जाती है, मान लो आप पूरी नौकरी दरोगा की कर चुके हैं, घर आ गए, आप आर्मी में थे, पूरी नौकरी कर चुके, घर आ गए, अब आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद सरकार आपको पैसे देती है। नौकरी करने के बाद भी सरकार आपको मंथली पैसे कुछ देती है। तो नौकरी नहीं कर रहे, आप रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी सरकार पैसे देती है, तो वो पैसे वेतन भत्ता नहीं, वो पैसे पेंशन कहलाते हैं। पेंशन दी जाती है बिना काम के तनख्वाह। आपने इतनी सेवा की है आर्मी में रह के, तो आप सेवा कर चुके हो, अब आपके, है ना, आप बुजुर्ग हो गए हो, आपको बुढ़ापा आ गया है आर्मी के बाद, क्योंकि आपने जो जवान थे, युवा थे, तो आर्मी में आपने अपना समय देश के लिए दिया है। अब आप बुजुर्ग हो गए हो, है ना, आपकी उम्र ढलती हुई, आपकी उम्र, आपकी अवस्था ढल रही है, तो आप उस स्थिति में नहीं हो कि उतनी मेहनत कर पाओ जितनी एक युवा कर रहा है। तो सरकार क्या करती है कि आप जब रिटायर हो गए तो आपको कुछ पैसे देती है, पेंशन देती है। कार्यकाल के दौरान जब पैसे दे तो वेतन भत्ता, और कार्यकाल के बाद बिना कार्यकाल के आपको जो रुपए दिए जाते हैं वो पेंशन कहलाती है। तो जब न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है तो पेंशन राज्य की संचित निधि से और वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। वही बात है इनमें,
इसके जो वेतन भत्ता है, अब ये तो पता ही है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी। इनका जो वेतन भत्ता है इसमें कटौती नहीं की जाएगी। हाँ, एक स्थिति में इनका वेतन भत्ता काटा जाएगा। कटौती हो सकती है एक स्थिति में, कब? जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, लेकिन सामान्यतः कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, इनका वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से। क्लियर है? कितने मिनट क्लास हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखो, हमने कार्यकाल पढ़ लिया, वेतन पढ़ लिया, शपथ पढ़ लो। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ अनुच्छेद 219 में की गई है। आर्टिकल 219। हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं, अनुच्छेद 219 के तहत हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल का मतलब है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है ना, और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्त होना है, तो नियुक्त हो गया, नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य, अर्थात जिस राज्य का हाई कोर्ट है वही। तो ये उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, बिहार का हाई कोर्ट हो तो बिहार का राज्यपाल। ठीक है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ की परिचर्चा अनुच्छेद 219 में है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। हमारी कोशिश ये है कि आज हाई कोर्ट समाप्त कर दें, है ना। बस कुछ बातें और बची हैं। अब देखो, वैसे तो सामान्यतः हमने कहा कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सामान्यतः दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य और अन्य न्यायाधीश। लेकिन जब ये न्यायाधीश कहीं कुछ गड़बड़ कर दें, ये न्यायाधीश अब्सेंट हो जाएं, ये न्यायाधीश अनुपस्थित हो जाएं, या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, ये ड्यूटी ना कर पा रहे हों, तो संविधान तैयार है, कुछ और न्यायाधीशों की व्यवस्था कर रखी है संविधान ने। कौन कौन से? जैसे अनुच्छेद 223, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 223 के तहत एक न्यायाधीश का नाम आता है, जिस न्यायाधीश का नाम है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से सुनना, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था आपने, वो सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक न्यायाधीश था, ये हाई कोर्ट का है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये क्यों आता है? ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्यों आता है? तो सुन लो, जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या फिर वह अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो रहा हो लंबे समय से, तो ऐसी स्थिति में एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
जिसका नाम होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो गया। अब जरा बताओ इसका पद खाली है, इस खाली पद को कौन भरेगा? मुख्य न्यायाधीश का पद तो भरा जाना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश हो अन्य हो, इनके पद खाली नहीं होने चाहिए। संविधान ऐसी कल्पना करता है, संविधान चाहता है इन पद खाली ना हो। तो चूंकि मुख्य न्यायाधीश मान लो अनुपस्थित है, अब्सेंट है, इनकी तबीयत खराब हो गई है ना, बाय द वे न्यायाधीश कहीं भर्ती हैं आईसीयू में, महीनों से इलाज चल रहा है, तो अनुपस्थित हो सकते हैं। मान लो न्यायाधीश बीमार रहे तो ये पागल भी हो सकते हैं पागल। जब न्यायाधीश पागल हो जाएं तो कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे, कार्य कर ही नहीं पाएंगे। कोई विवाद आएगा सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी कोई विवाद आएगा हाई कोर्ट में, तो कार्य करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि विवाद पर ये निर्णय दे दें इनके वश की अब बात नहीं होगी, क्योंकि इनका माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा। अगर ये पागल हो जाएंगे निर्णय दे पाएंगे? निर्णय तो छोड़िए, खुद का ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। तो तभी तो कहा है कि जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो, अर्थात किसी वजह से उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, या फिर वह अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, कहीं बीमार हो, कहीं बिजी हो, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो अनुपस्थित हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अब इसके पद पर कोई तो आएगा, इसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक नया न्यायाधीश का पद बनाया गया। कहा कि तुम भैया जाना, ये अब्सेंट है, ये असमर्थ है, तुम इसके पद पर बैठ जाना। जब ये इसके पद पर बैठेगा, इसके पद को भरेगा, तो इसका नाम होगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जब इसकी नियुक्ति करेगा तो किसी से भी सलाह या परामर्श नहीं लेता। ना तो ये सलाह लेगा, ना परामर्श लेगा, किसी से नहीं पूछेगा, नियुक्ति कर देगा। भैया जगह खाली है, जल्दी जल्दी न्यायाधीश भरो, तो नियुक्ति करेगा सीधे। और नियुक्ति करने के बाद एक काम और नहीं करेगा, ये कभी वरिष्ठता का अनुपालन नहीं करेगा, वरिष्ठता का पालन नहीं करेगा। अब ये ऐसे नहीं ढूंढेगा कि भैया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह खाली है, तो एक न्यायाधीश को चुनना है, तो ढूंढो जरा सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है। वरिष्ठता का अनुपालन नहीं, जो इसे लगेगा उसी को यहां बिठा देगा। ठीक है, क्योंकि बिठाना है, ये पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं, तुरंत बिठाना है। वरिष्ठ ढूंढेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, विवादित होंगी चीजें। चाहे तो वरिष्ठ ढूंढ सकता है, लेकिन बाध्यता नहीं है। ना तो ये सलाह परामर्श लेगा, ना जरूरी नहीं है कि ये वरिष्ठता का पालन ही करे, कर भी सकता है और नहीं भी। तो ओके, तो देखो हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की परिचर्चा किस अनुच्छेद में है? 223। सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की परिचर्चा किस अनुच्छेद में थी? बताया था आपको, अनुच्छेद 126। ठीक है, तो हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब आएंगे? ये जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश असमर्थ हो या अनुपस्थित हो, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। किसी की सलाह और परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही वरिष्ठता का अनुपालन करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट बात कि जब ये ड्यूटी पर होंगे, जब ये कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे, तो कार्यवाहक न्यायाधीश का वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की जगह ले रहा है, तो इनका जो वेतन है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख के बताओ जल्दी। 40 की
चलो चलो अब इतनी क्लास रखते हैं ना, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। कल पॉइंट और हाई कोर्ट में बचे हैं, 2-3 बातें और बची हैं। कल हाई कोर्ट समाप्त हो जाएगा और कल ही जिला न्यायालय शुरू कर देंगे और उसके नेक्स्ट डे जिला न्यायालय आपका समाप्त हो जाएगा। तो 2 दिन और लगेंगे न्यायपालिका को पढ़ाने में और न्यायपालिका आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।